नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी हिमाचल में करेंगे चुनाव प्रचार। 30 अक्टूबर को 3 रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम धामी। तो चौपाल, पच्छाद और पावंटा साहिब में होगी मुख्यमंत्री धामी की रैली। तो रैलियों को लेकर हिमाचल की जनता में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। तो जहां एक तरफ सामने विधानसभा का ये चुनाव हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है और इसको देखते हुए बीजेपी अपनी सारी ताकत झोंकने में लगी हुई है, और जहां चुनाव रैलियों का जिक्र है, लगातार स्टार प्रचारक हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं और लगातार उनकी रैलियों का सिलसिला भी जारी है। और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं और इसके साथ ही लोग उन्हें देखना और सुनना पसंद करते हैं और काफी उत्साह भी है, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी की रैलियां होने वाली है। तो जनता में भी इसको लेकर उत्साह दिख रहा है। सही जा रहा हूं। कल 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं हैं और उसके बाद लगातार जब तक चुनाव चलेगा हम लोग लगातार सक्रिय रहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल दोनों बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए राज्य हैं। एक दूसरे से जहां रोटी बेटी का संबंध है, एक जैसा हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, एक जैसा हमारा रहन सहन है। तो उत्तराखंड के लोगों ने जहां डबल इंजन की सरकार को प्राथमिकता दी है, वहीं हिमाचल के लोग भी इस बार डबल इंजन की सरकार फिर से वहां बनाने जा रहे हैं। हिमाचल के चुनाव और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, कल यानी कि 30 अक्टूबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी की डिमांड भी ज्यादा हो रही है, जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। देखिए, हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें, मिला जुला एक जैसा कल्चर भी नजर आता है। इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से धामी सरकार बनने के बाद लोगों में धामी जी को जानने के लिए ज्यादा उत्सुकता है। जी देखिए, ये चुनाव हिमाचल प्रदेश में जो हो रहे हैं, हिमाचल उत्तराखंड से सटा हुआ राज्य है। देहरादून से यदि हम प्रेमनगर क्षेत्र को पार करें तो पांवटा साहिब पहुंचते ही वो हिमाचल हो जाता है। और पांवटा साहिब जो क्षेत्र है वो हिमाचल की विधानसभा सीट है। यहाँ पे खान पान, जैसा कि मुख्यमंत्री ने अपनी बाइट में भी बताया, रोटी बेटी का है। और खान पान के साथ ही रिश्तेदारी, नातेदारियां, आना जाना, आवागमन भी बहुत ज्यादा है। लिहाजा और पड़ोसी प्रदेश यानी हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनको लगातार दूसरी बार सत्ता संभालने का, सरकार चलाने का मौका मिला है। लिहाजा वो उनका भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा कद है। लिहाजा पार्टी ने उनकी ड्यूटी लगाई है, क्योंकि वो एक यूथ के तौर पे भी जाने जाते हैं। और दूसरा, सब कुछ साथ लेकर चलने और विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में सरकार बनी, तो ये भी एक बड़ा संदेश है जिसका फायदा भी लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी चुनाव में वोट के रूप में, मतदाताओं को प्रभावित करने के रूप में। जी सुदीप, इसके साथ ही साथ किस तरह की ये रैलियां देखने वाले हैं हम, इसके साथ ही साथ वहां पर कितना असर उत्तराखंड का वहां पर देखने को मिलता है? जी देखिए, जो दोनों पड़ोसी राज्य हैं, खान पान और बोली भाषा में काफी समानता है। हालांकि समृद्ध हिमाचल ज्यादा है उत्तराखंड की तुलना में। जहां तक आपने रैली सभाओं की बात की है, तो हिमाचल में छोटी जनसभाएं, रैली, डोर टू डोर कैंपेन, सभी बड़े अवसरों को जो पार्टी तय करेगी मुख्यमंत्री के लिए, उसमें मुख्यमंत्री जाएंगे। उत्तराखंड से संगठन के भी पदाधिकारी, जिसमें प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार और प्रदेश महामंत्री, ये 2 लोग भी वहां कैंपेन कर रहे हैं। और प्रवासी कार्यकर्ताओं से संवाद की, समन्वय की इनकी जिम्मेदारी है। देखिए, प्रवासी कार्यकर्ता उन्हें कहते हैं जो दूसरे प्रदेशों से पहुंचते हैं और उस राज्य में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में, पार्टी के पक्ष में बड़े प्रोग्राम, बड़े रैलियों के कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। ठीक है सुदीप, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। यूकेएसएससी की 8 भर्तियों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। पूर्व आईएएस एसएस रावत को उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल वीके माहेश्वरी समिति के सदस्य बने हैं। आईटीडीए के टास्क फोर्स के मैनेजर संजय माथुर भी समिति के सदस्य बनाए गए। समिति की रिपोर्ट के बाद ही तय होगा समूह ग की 8 भर्तियों का भविष्य।
और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार सुदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, देखिए समिति एक बनाई गई है जिसके द्वारा यूपीएसएससी में जिस तरह की भर्तियों में जिस तरह की घालमेल देखने को मिली है, कहीं ना कहीं उच्च स्तरीय ये समिति है जो अब जांच करने के बाद तमाम रिपोर्ट पेश करेगी। जी देखिए, ये ऐसी भर्तियां हैं, विवादित भर्तियां तो यूकेएसएससी को गई, माफ कीजिएगा यूपीएससी को गई, जो नई परीक्षाओं को करा रही है। ये वो परीक्षाएं हैं जिनमें परीक्षा संपन्न हो चुकी है, परिणाम आ चुके हैं और कई स्थानों पर तो प्रत्याशियों का वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अब जैसे कि मैं एलटी का ही जिक्र करूं, इसमें हाईकोर्ट के भी आदेश आ चुके हैं। तो अब इसमें ये कमेटी तकनीकी रूप से ये सलाह लेगी कि क्या ये जो परिणाम संपन्न, जो परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं, इन्हीं पर आगे बढ़ना चाहिए या इसे नए सिरे से कराना चाहिए। क्योंकि इसके पीछे दो वजहें हैं। क्योंकि आयोग के लोगों को यह डर है कि अगर इसमें गड़बड़ हुई है तो गड़बड़ करने वालों को मौका ना मिले। दूसरी चिंता यह भी है कि यदि सब कुछ पाक-साफ तरीके से, सही तरीके से हुआ है तो मेहनत करने वाले युवाओं के साथ धोखा ना हो और उन्हें मौका दिया जाए। क्योंकि परीक्षा हुए और परिणाम हुए आज करीब 1.5 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है और बेरोजगार युवा नियुक्तियों के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी मंत्री स्तर पर, कभी शासन स्तर। जी, अब ये कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट देगी जिसके आधार पर आयोग निर्णय लेगा। ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो आपको बता दें यूकेएसएससी की 8 भर्तियों की जांच के लिए ये तमाम भर्तियों को लेकर जांच की ये समिति बनाई गई है जो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि उन भर्तियों को आगे प्रोसेस में रखा जाए या फिर दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत है। बढ़ेंगे आगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि 2 दिवसीय गृह मंत्रियों की बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर उत्तराखंड में लगातार काम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे गांवों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है, उनकी वाणी शिव की वाणी है। इस बार जो टूरिज्म बढ़ा है ये उसी का प्रमाण है और इस बार टूरिज्म से रिकॉर्ड कमाई हुई है। लेकिन 4 धाम यात्रा की शुरुआत में कुछ समस्याएं आई थी, लेकिन बाद में हमने उसको ठीक करने का काम किया। अब की बार हम लोग नवंबर से ही यात्रा की तैयारियों की शुरुआत करेंगे। 4 धाम यात्रा से स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। आदरणीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में चिंतन शिविर हुआ है जो बहुत ही सकारात्मक रहा, जहां देश की आंतरिक सुरक्षा पर लगातार 2 दिनों पर अलग अलग विषयों पर चर्चा होती रही है। काफ़ी मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है, उसमें से बहुत सारी चीज़ों पर सबकी सहमति भी बनी है और कैसे आगे राज्यों को कार्य करना है उस पर भी एक मार्गदर्शन यहाँ से मिला है। साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य की तरफ से जहाँ मैंने उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थिति, आंतरिक सुरक्षा और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए 2 अन्य देशों की बात है, उन सब पर चर्चा रखी थी। साथ में जो आपदा प्रबंधन से संबंधित है, आपदा प्रबंधन का शोध संस्थान हमारे को चाहिए वहाँ पर, वो लंबे समय से हम उसकी मांग भी करते रहे हैं। इस बार मैंने फिर से अपेक्षा करी है वहाँ पर। और साथ ही साथ पुलिस का आधुनिकीकरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां आवासीय भवन अभी हमारे यहाँ पर कम है, 18% आवासीय भवन है और उसका हम चाहते हैं कि पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन हो, आवासीय भवन बने, पुलिस का आधुनिकीकरण हो। तो उसके लिए हमने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से हमें 750 करोड़ रुपए की मदद की आवश्यकता होगी। इन सब बातों पर, सभी चीज़ों पर बात हुई है। साथ ही साथ पलायन रोकने भी बात हुई है। इसके साथ साथ जो हमारे सीमांत गांव हैं, जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी सीमांत के सभी गांवों को प्रथम गांव की संज्ञा दी है, उन गांवों के विकास के ऊपर भी जो है विशेष रूप से फोकस किया गया है। निश्चित रूप से देखिए, स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, जहाँ साइबर के क्षेत्र में हो या हमारे यहाँ पर चूँकि पूरा क्षेत्र रेवेन्यू पुलिस के अंतर्गत आता है, अधिकांश स्थान, उन स्थानों को हम लोग धीरे धीरे, जहाँ पर्यटन भी बढ़ा है, जहाँ पर विकास के कार्य भी हुए हैं, सड़कें बनी हैं और भी तमाम जो नया कंस्ट्रक्शन हो गया है, उसके कारण से आवश्यकताएं बदल गई हैं, इसलिए उसको चरणबद्ध तरीके से हम लोग ठीक कर रहे हैं। और इस बार उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा अपने आप में बहुत रिकॉर्ड तोड़ हुई है, जहाँ पर एसजीसी जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं,
उनको भी काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है अपना रोज़गार करने का अवसर मिला है। घोड़े खच्चर वालों को, डंडी कैंडी वालों को, ऐसे सभी लोगों को, स्थानीय लोगों को इस बार काफ़ी रोज़गार मिला है। रोज़गार के साथ साथ पर्यटन तेज़ी से बढ़ा है। 46 लाख अभी तक की यात्रा में ऐसा रिकॉर्ड अभी तक बना है, जो अब तक का पिछले कई सालों का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। आने वाले सालों में ये रिकॉर्ड हमारा और भी आगे बढ़ेगा। हम पर्यटन को सुधारने के लिए लगातार कृत संकल्पित हैं, सड़कों को अच्छा कर रहे हैं, वहीं अन्य जो हमारी अवस्थापना सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को भी बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। इस बार की जो चारधाम यात्रा थी वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थी और चूँकि 2 साल यात्रा नहीं हो पाई और 2 साल के बाद यात्रा प्रारंभ हुई थी, उसमें पूरे देश भर से आने वाले यात्री, पर्यटक, श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या थी उनकी। शुरू में उसको व्यवस्थित करना थोड़ा कठिन था, कुछ और सुधारों की भी आवश्यकता है, उसको भी हम लोग करेंगे। इस बार हम पहले से ही, चूँकि चारधाम यात्रा हमारी अप्रैल मई के माह में शुरू होती है, हम नवंबर से ही इस बार उसकी तैयारी करेंगे। जो इस बार कहीं कहीं पर और सुधार की आवश्यकता है, हम उसको और अच्छा करने का काम अभी से ही शुरू करेंगे। तो उत्तराखंड चूँकि जहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म एक बहुत बड़ा आधार उत्तराखंड का बनने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, ये जो 200 करोड़ से भी ज़्यादा का स्थानीय लोगों को जो पर्यटन के क्षेत्र में कारोबार उनका हुआ है, वो इस बात का सीधे सीधे प्रमाण है कि उनकी जो वाणी थी, उस शिव की वाणी, वो बिल्कुल उसी रास्ते पर जा रही है जैसे उनके कथन थे। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह के फोटो खिंचवाने पर विवाद, बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का फोटो वायरल हुआ। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार से की है अध्यक्ष को हटाने की मांग। कांग्रेस नेताओं ने भी वायरल फोटो पर सवाल उठाए हैं। गर्भगृह में फोटो खिंचवाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं अध्यक्ष। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर किया है पलटवार। तो तीर्थ पुरोहितों ने सरकार से अध्यक्ष को हटाने की मांग भी की है। तो गर्भगृह के फोटो खिंचवाने को लेकर ये पूरा विवाद है। तो गर्भगृह में फोटो खिंचवाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं अध्यक्ष, इस तरह का आरोप भी लग रहा है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। तो केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में फोटो खिंचवाने का विवाद सामने हमारे आया। जो मठ मंदिर हैं उनकी परंपराओं को जो है बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। किस तरह से जो है ये लोग जो हैं धर्म के नाम पर आडंबर करके, भ्रष्टाचार करके, लूट खसोट मचा करके वहाँ नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। आप देखिए केदारनाथ धाम में जो शिव जी का बहुत प्रमुख स्थान है, 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है, पूरे देश भर में वहाँ श्रद्धालु आते हैं। अगाढ़ जो है आस्था है लोगों की केदारनाथ धाम में। वहाँ पर जो है बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष ने मंदिर के गर्भगृह में जो प्रतिबंधित है, जहाँ आप इस प्रकार से फोटो को नहीं खींच सकते, बड़े जो है एकदम गुमान के साथ फोटो खिंचवा करके जो है फोटो को वायरल किया जा रहा है, जो कि जो है धर्म के पे जो है बहुत बड़ा जो है कुठाराघात है केदारनाथ जी के जो है नियमों के और परंपराओं के। विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये आरोप निराधार है। कहीं भी ऐसा प्रयोजन नहीं किया गया कि गर्भगृह को दिखाने का कोई मकसद रहा हो। वहाँ पर सोने की परतें, चादरें चढ़ाई गई और उनको लगाने का काम किया गया। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो लोग लगाते हैं, जो लगाने का काम करते हैं, उसको गुणवत्ता देखने के लिए वो लोग जो है उसकी वीडियोग्राफी भी करते हैं, फ़ोटो भी खींचते हैं। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म की अवहेलना नहीं करी है। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उसकी जो पवित्रता बनी रहे, शुद्धता बनी रहे, उसका ध्यान विपक्ष से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मालूम है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी चमौली दौरे पर है। चमौली में स्पीकर मेहचलरी स्टेट मेला ग्राउंड में मेले का शुभारंभ किया। स्पीकर का कहना है कि गैरसैंण का यदि विकास हुआ तो बीजेपी के शासनकाल में हुआ है और सरकार गैरसैंण के प्रति संजीदा है। पूर्व में भी कई कार्यक्रम हुए हैं, भविष्य में भी कई कार्यक्रम होंगे। को पॉलिटिकल मुद्दा बना के और पॉलिटिकल बात करना भी सही नहीं होता है। भराड़ी सैन में लगातार होते रहे हैं, सेशंस हुए हैं, पिछले कुछ सालों में हुए हैं। कोरोना के कारण आप सब जानते हैं
कि उस वक्त हमारा देश एक पूरा ही विश्व, देश ही नहीं पूरा विश्व एक भयावह बीमारी को झेल रहा था। इसलिए कुछ कारणों की वजह से हम भराड़ीसैंण नहीं पहुंच पाए। लेकिन आपने देखा है कि 15 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम हम लोगों ने वहां पर किया। इस तरह के अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। आगे भी हम लोग गैरीसैंण में इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे। भराड़ीसैंण उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले विनोद कुमार ने पुलिस में केवीआर अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। विनोद कुमार का कहना है कि उनकी मां संतोषी देवी की रीढ़ की हड्डी खिसक गई थी, जिसके बाद उन्होंने काशीपुर के केवीआर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। डॉक्टर ने उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन भी किया, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद उनकी मां की तबीयत और बिगड़ गई। इतना ही नहीं, अस्पताल वालों ने 1,70,000 रुपए इलाज की डिमांड करते हुए कहा कि वह उनकी मां को 6 दिन के अंदर ठीक करने भेजेंगे, लेकिन अब तक उन्होंने कोई आराम नहीं मिला है। तो वहीं इस मामले में सीएमओ हरेंद्र मलिक का कहना है कि बिजनौर के रहने वाले एक परिवार ने केवीआर अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच की जा रही है। यदि अस्पताल की तरफ से लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। प्रकरण क्या है और इसमें क्या लापरवाही करेगी, और ऐसी कोई लापरवाही मिलती तो उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। हॉस्पिटल का नाम क्या है सर, किस तरह की आपको लेटर दिया गया? केवीआर हॉस्पिटल बता रहे हैं, और इसमें इनकी माता जी गिर गई थी शायद, मुझे लग रहा है कि हेड इंजरी हुई होगी जैसा मुझे लग रहा है, तो उसी में देखते क्या इसमें। केवीआर हॉस्पिटल में जो है 1,65,000 रुपये का बिल बनाया जाता है, 2,65,000 का, और 1,70,000 की बात की जा रही है। आरोपी है कि ऑपरेशन भी ठीक तरीके से नहीं हो पाया था। वो जांच का विषय है, पूरा जांच करके जो भी जिस निष्कर्ष पर निकले मतलब पहुँचेंगे हम उस पर बता देंगे। पकड़ भी है सर। जब 9 तारीख को मैं मम्मी को यहाँ लेकर आया तो मम्मी चल के आई थी। ये बोले इन्होंने हमारे करवाया जीवन रेखा में, ये बोले उनकी डिस्क हिली हुई है, डिस्क वो हिली हुई है, तो इन्होंने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन से पहले इन्होंने मेरे साथ 6,000 रुपये ले लिए। बाद में कि बोले 1,70,000 रुपये का मेरा पैकेज बनवा दिया कि तुम्हारी मम्मी को चला कर हॉस्पिटल से भेज देंगे। अब सर आज ये देख लो क्या तारीख हो गई है। अब ये कहते हैं कि तुम्हारे मरीज को यहाँ से लेके जाओ। कौन से डॉक्टर थे वो जिन्होंने इलाज किया था? डॉक्टर बलवंत सिंह। तो अब आप जो है इसकी शिकायत किससे करने के लिए आए हैं, आप क्या चाहते हैं? सर ये चाहता हूँ मेरी मम्मी ठीक, इन्होंने कहा था कि चला के भेजेंगे। सब सारे पैसे मेरे से ले लिए हैं। अब ये जगह जगह धक्के दे रहे हैं कि ऐसा, और मरीज को कह रहे हैं भागो ऐसे। उनका नाम संतोष देवी। वहीं रुड़की के झबेड़ा क्षेत्र के मानकपुर आदमपुर गांव में पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध बुखार फैलने से कई लोग डेंगू की चपेट में आ गए। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मरीजों पर भारी पड़ रही है, जबकि एसडीएम भगवानपुर वैभव कुमार का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिए गए हैं और गाँव में लोगों के स्वास्थ्य की जाँच करें। साथ ही गाँव में डेंगू प्रकोप से बचने के लिए छिड़काव के लिए भी कहा गया है। बुखार से बहुत लोग पीड़ित हैं और जितने पेशेंट हैं उनमें 50% से भी ऊपर डेंगू के पेशेंट निकले। मैंने स्वास्थ्य विभाग को आज से 15 दिन पहले फ़ोन किया था। गांव की स्थिति फ़िलहाल बहुत नाजुक है, जबकि एक बार हमने भी दवाई का छिड़काव, उससे पहले मैं प्रयास किया कि स्वास्थ्य विभाग से क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को पता कि डेंगू में कौन सी दवाई क्या करना क्या नहीं, मैं जानकारी ली, रिपोर्टें भी उन्हें भेजी सारी। और जो हमारे सीएमओ हैं यहाँ, मैं उन्हें कई बार फ़ोन किया, फ़ोन ही नहीं उठाते। बुखार से बहुत लोग पीड़ित हैं और जितने डेंगू के लिए तो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नगर पंचायत के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी और निर्देश दे दिए गए हैं जहाँ पर भी पानी का ठहराव है वहाँ पर तत्कालिक दवाई का छिड़काव करें। साथ ही लोगों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए जहाँ पर निकासी की समस्या है वहाँ पे जो संबंधित विभाग है उनके अधिकारियों के साथ भी वार्ता करके उसका जो है निस्तारण किया जा रहा है। मानकपुर गांव में लगातार डेंगू जैसे फैल रहा है, बुखार ये जैसे मैंने कहा कि दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी निर्देश दे दिए गए हैं जैसे ही इस तरह की कोई घटना संज्ञान में आती तत्कालीन टीम भेजकर वहाँ पर जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो है लोगों को मुहैया कराएं। डेंगू के लिए अल्मोड़ा में खेल प्रतिभागों को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से जिला प्रशासन ने स्थानीय स्टेडियम के जीर्णोद्वार की कवायद तेज कर दी है। हेमंती नंद बहुगुणा स्टेडियम में क्रिकेट पिच से लेकर नाइट में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। साथ ही बैडमिंटन और फुटबॉल के लिए खेलो इंडिया के तहत प्रोजेक्ट भेजा गया है ताकि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिल सके, यहाँ प्रतिभाएं विश्व स्तर खेलों में प्रतिभा कर सकें।
अभी हमारा जैसे स्टेडियम का रेनोवेशन का प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें एक मॉडिफिकेशन करके हम लोगों ने वहाँ क्रिकेट पिच भी एक बनवाई है, प्रैक्टिस पिच। पहले जो उधर हमने नेट्स की फैसिलिटी भी करवा दी है, तो नेट से क्या होगा, जो विंटर्स में जैसे बाहर लोग आके बैठते हैं, अपनी धूप ताकते हैं, तो बच्चे खेल रहे होते हैं, बॉल लगने का डर रहता है, तो वो डर भी अब नहीं रहेगा। तीसरी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें करिए कि हमने लाइट्स की भी व्यवस्था करवाई है, तो रात में भी अगर बच्चे चाहते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो अब पिच जो अच्छी हो जाएगी उससे प्रैक्टिस सेशंस होंगे। वी विल बी एबल टू चर्न आउट मोर प्लेयर जो अल्मोड़ा को रिप्रेजेंट करें, फिर बाद में उत्तराखंड में सेलेक्ट हों, फिर बाद में अपनी जोनल टीम और फिर नेशनल टीम में भी सेलेक्ट हो पाएँ। तो कोशिश तो, विजन तो यही है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि कैसे उस फैसिलिटी को हम लोग मेंटेन करेंगे, आगे कैसे रखेंगे। हाँ, अभी हमारा रुद्रपुर के एक युवक ने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा कुछ किया जो कि क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। स्कूटी खरीदने के लिए युवक ने 56,000 रुपए 10-10 के सिक्कों में अदा किया, जिसे गिनने में शोरूम कर्मचारी की हालत खस्ता हो गई। लेकिन बड़े धैर्य से कर्मचारी युवक की जमा पूंजी को गिनता दिखाई दिया। इसी दौरान किसी ने इस शानदार मौके का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भैया कितने पैसे? वाले दिन एक स्कूटी खरीदी थी टीवीएस संजय मोटर्स से हमने। तो इसमें हमने पैसे मैंने कुछ इकट्ठे करे हुए थे, कुछ मम्मी ने, कुछ वाइफ ने, तो सब पैसे इकट्ठे करे हुए थे। तो हमने सोचा एक स्कूटी लेनी चाहिए। वाइफ की भी इच्छा थी, मम्मी भी कह रही थी, और घर में ज़रूरत भी थी स्कूटी की। तो मैंने फिर संजय टीवीएस पे जाके पता करा, उनके ऑनर से मिला मैं, संजय जी से। तो मैंने उनसे कहा हम पे 50-60 हज़ार रुपये के सिक्के हैं, हमें स्कूटी लेनी है। तो उन्होंने काफ़ी सोच विचार के बताया, बोले हम ले लेंगे सिक्के। तो उन्हें भी लगा कि खाली ऐसे ही बोल रहे हैं, उन पे भी ऐसे कई कस्टमर आते हैं कि सिक्के हम पे ये है वो है। तो हम जब वहाँ लेके पहुँचे तो वो भी हक्का बक्का हो गए। तो हमने उन्हें 56,000 रुपये के सिक्के दिए। तो वो देख के बहुत खुश हुए कि जैसे आपने कहा वैसे ही हुआ, हम तो सोच रहे थे आप लाओगे ही नहीं। तो 40,000 रुपये के सिक्के हमने पहले दिन दिए थे, दूसरे दिन डिलीवरी वाले दिन 16,000 रुपये के सिक्के दिए थे। तो हमें बहुत खुशी मिली इसको सिक्के देके। हाँ जी, शिवनगर निवासी आकाश गुंबर जी आ रहे थे हमारे पास में, 10-10 के सिक्कों से भरा 3 बैग लेके आए। और हमने जैसे उनसे पूछा कि सर क्या था, तो उन्होंने हमसे ये बोला कि हमें एक टीवीएस जुपिटर निकालनी है। तो हमने पेमेंट मोड उनसे पूछा कि सर आप कैश कराएंगे, फाइनेंस कराएंगे? तो उन्होंने कहा कैश कराएंगे। तो उन्होंने अपने सिक्कों से भरा 3 बैग हमारे सामने रख दिया कि ये सर ये है हमारे पास में कैश है। तो हमने उनसे वो पेमेंट लिए। उत्तराखंड में बीजेपी ने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनाई है। रणनीति के अनुसार 30 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम, तो 4 नवंबर को इगास पर्व और 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस को लेकर पार्टी के नेताओं को जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। जिन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है उनमें मंत्रियों से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शुक्रवार को प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की। इसके बाद आगामी कार्यक्रमों को लेकर तैयार की गई रणनीति के बारे में जानकारी मीडिया को दी। भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आगामी 30 नवंबर को होने वाले मन की बात कार्यक्रम को पूरे प्रदेश भर में बूथ स्तर पर प्रसारित किया जाएगा। इसके लिए सरकार से लेकर पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित मंत्रियों और विधायकों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। इसके अलावा पार्टी के पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। संजय बैठक हम लोगों ने की है कि आगामी दिनों में 9 नवंबर स्थापना दिवस है, 30 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम है और 4 तारीख नवंबर को इगास का त्योहार है। ये सारे कार्यक्रम को भव्यता प्रदान हो, इस दृष्टि से हमने अपने कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए हैं जो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। 9 नवंबर स्थापना दिवस राज्य में जहाँ सरकारी स्तर पर भी आयोजित होंगे, वो हम लोगों ने तय किया है कि हम अपने प्रत्येक मंडल पर इस कार्यक्रम को करें पहली बार। और ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रम की श्रृंखला में इसको जोड़ा है। हमने इसके लिए किरण चौधरी जो हमारे महामंत्री हैं, श्री नीरू देवी जी हमारी उपाध्यक्ष और मनोज चौहान हमारे मीडिया के जो प्रभारी हैं, इन तीनों के संयोजन में ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हर मंडल पर होंगे।
9 नवंबर को हमारे 2 संभाग हैं, देहरादून और नैनीताल, तो 2 बड़ी गोष्ठी हम लोग करेंगे। वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक, इस विषय को लेकर गोष्ठी आयोजित की जाएगी। इसके लिए हमारे जो वक्ता होंगे, हम अपने प्रदेश स्तर के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, तो स्थान तक तय करके बता देंगे कि ऐसे वक्ताओं को हम उस कार्यक्रम में रखेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले आंदोलनकारियों एवं शहीद आंदोलनकारी के परिजनों को हम लोग सम्मानित करेंगे। यह कार्यक्रम मंडल स्तर पर भी होंगे, जहां हम 2 बड़ी गोष्ठियां समाज स्तर पर करेंगे। इसी प्रकार मंडल स्तर पर भी इस कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में दूरस्थ क्षेत्रों के मंडलों में भी ऐसे आंदोलनकारी हैं जो जेलों में रहे हैं या आंदोलन में शहीद हुए हैं। इसमें विचार गोष्ठी रहेगी और उन्हीं कार्यक्रम का हम लोग उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम हमारा रहेगा। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।